नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 10 तरुण के स्वप्न के प्रश्न उत्तरों का पार्ट 2 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है पाठ से आगे। आपकी बात। आपने सुभाष चंद्र बोस के स्वप्न के बारे में जाना। आप अपने विद्यालय, राज्य और देश के बारे में कैसे स्वप्न देखते हैं, लिखिए। कि आपने पाठ में सुभाष चंद्र बोस जी के स्वप्न यानी सपने के बारे में जाना है। आप अपने विद्यालय यानी कि स्कूल, अपने राज्य और अपने देश के बारे में कैसे स्वप्न देखते हैं, कैसे सपने देखते हैं, उसी के बारे में आपको लिखना है। तो जैसे कि आपका अपने विद्यालय के लिए, अपने स्कूल के लिए सपना है, मैं चाहता या चाहती हूँ कि हमारा विद्यालय सभी छात्रों के लिए समान अवसर और सुविधाएं प्रदान करें, जहाँ पढ़ाई के साथ खेल कूद और कला के लिए भी जगह हो। राज्य के लिए मैं चाहता या चाहती हूँ कि मेरा राज्य साफ सुथरा, सुरक्षित और विकसित हो, जहाँ सभी लोग शिक्षा और रोजगार में समान अवसर पाएं। देश के लिए मैं सपना देखता या देखती हूँ कि हमारा जो देश है वो समानता, भाईचारा और समृद्धि से भरा हो, जाति, धर्म और गरीबी के भेदभाव से मुक्त हो और विश्व में आदर्श राष्ट्र के रूप में जाना जाए। फिर अगला प्रश्न है, हमें बड़े संघर्षों के बाद स्वतंत्रता मिली है, कि हमने स्वतंत्रता पाने के लिए, आज़ादी पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है। अपनी इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हम अपने स्तर पर क्या-क्या कर सकते हैं, लिखिए। तो उत्तर है, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कदम। अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना, देशभक्ति और ईमानदारी के साथ पढ़ाई और कार्य करना, समाज में समानता और न्याय बनाए रखना, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, सुरक्षा नियमों और कानूनों का पालन करना। ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से हम अपने देश की स्वतंत्रता और गौरव को बनाए रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मिलान कीजिए। नीचे स्तंभ एक में स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं और स्तंभ 2 में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दिए गए हैं। कि स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनके बारे में कुछ बातें दी गई हैं और उनके दूसरे स्तंभ में उनके नाम दिए गए हैं। तो आपको तथ्यों का स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से रेखा खींचकर सही मिलान करना है। इसके लिए आप अपने शिक्षकों, अभिभावकों और पुस्तकालय तथा इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। तो ये है स्तंभ 1 जहाँ पर तथ्य दिए गए हैं और स्तंभ 2 में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम। तो पहला तथ्य पढ़ते हैं। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? वो कौन से सेनानी हैं? भगत सिंह। ठीक है, तो आप इस पंक्ति का मिलान इससे करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, स्वराज्य पार्टी के संस्थापकों में से एक सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं कौन? चित्तरंजन दास। ठीक है, तो इसका मिलान आप इससे करेंगे जो हमने पाठ में भी पढ़ा है। जेल में क्रांतिकारियों के साथ राजबंदियों के समान व्यवहार न होने के कारण क्रांतिकारियों ने 13 जुलाई 1929 से भूख हड़ताल शुरू कर दी। अनशन के 63वें दिन जेल में इनका देहांत हो गया। अनशन यानी कि भूखे रहकर, यानी कि खाना और पीना छोड़कर। ठीक है, 63वें दिन जेल में इनका देहांत हो गया। तो वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? वो थे जतिन दास। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। अगला देखिए, इनके जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। वे हैं
महात्मा गांधी। ठीक है। अगला, नर्मदा नदी के तट पर इनकी एक विशाल प्रतिमा स्थापित है जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किनकी प्रतिमा को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अगला है 1921 में असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने पर न्यायाधीश ने इनसे पिता का नाम पूछा तो इन्होंने कहा मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता कारावास है। तो वे कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम तरुण के स्वप्न पाठ में भी आया है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ये जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनमें से एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम जो है तरुण के स्वप्न पाठ में भी आया है, जो हमने पढ़ा है इसी पाठ में। तो उसे हमें पहचान कर लिखना है। तो वो हैं चित्तरंजन दास। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? चित्तरंजन दास। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज के लिए प्रयास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वाधीन संपन्न समाज की स्थापना के लिए अपने समय में अनेक प्रयास किए, कि बहुत कोशिशें की, प्रयास किए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस दिशा में क्या क्या उल्लेखनीय प्रयत्न किए गए हैं? अपनी सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अपने अनुभवों एवं पुस्तकालय की सहायता से लिखिए। तो पहला प्रयास दिया गया है कि शिक्षा का विस्तार किया गया है, सभी बच्चों को स्कूल और उच्च शिक्षा के अवसर मिले। अगला है समानता और अधिकार, जाति धर्म लिंग आदि में भेदभाव कम करने के प्रयास। अगला है आर्थिक विकास किया गया है, गरीबी उन्मूलन, स्वरोजगार और कल्याणकारी योजनाएं। स्वरोजगार यानी कि लोग जो है अपना ही बिजनेस, अपना ही रोजगार का साधन कर सकते हैं। अगला देखिए, स्वास्थ्य और रोजगार, अस्पताल योजना और रोजगार के अवसर बढ़ाना। फिर है कानूनी व्यवस्था और संविधान, समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करना। तो इन प्रयासों का उद्देश्य सभी के लिए समान अवसर और संपन्न समाज बनाना है, जैसा नेताजी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का स्वप्न था। अगला प्रश्न है स्त्री सशक्तिकरण। अब स्त्री सशक्तिकरण का क्या अर्थ होता है? कि महिलाओं को अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय, जो भी फैसले हैं, वो स्वयं ले सकें। ठीक है। यानी कि उन्हें अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं लेने की शक्ति देना। सुभाष चंद्र बोस ने स्त्रियों के लिए समान अधिकार की बात की है। अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि उन्हें कौन कौन से विशेषाधिकार राज्य की ओर से दिए गए हैं। तो शिक्षा का समान अवसर दिया गया है उन्हें। ठीक है। लड़कियों को स्कूल और उच्च शिक्षा में लड़कों के समान अधिकार। फिर रोजगार में समान अवसर, सरकारी और निजी क्षेत्र में पुरुषों की तरह नौकरी पाने का अधिकार। ठीक है। मतदान और राजनीतिक अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुसार महिलाओं को वोट डालने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ठीक है। अगला है सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व अवकाश, यानी कि जैसे महिलाओं की जब डिलीवरी होती है उस समय उन्हें अवकाश दिया जाता है, छुट्टी दी जाती है, उसे कहते हैं मातृत्व अवकाश। ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं और कानूनी सुरक्षा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था, उसमें एक टुकड़ी स्त्रियों की भी थी। उस टुकड़ी का नाम पता लगाकर लिखिए। उस टुकड़ी की भूमिका क्या थी, यह भी बताइए। तो उत्तर है, आजाद हिंद फौज में स्त्रियों की टुकड़ी का नाम रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट था और उनकी भूमिका क्या थी?
या क्या योगदान था उनका? यह टुकड़ी मुख्य रूप से सैनिक और मेडिकल सहायता कार्यों में लगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक प्रशिक्षण, मोर्चों पर लड़ाई और पीछे की कवरिंग जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका उद्देश्य था स्त्रियों को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी देना और फौज की ताकत बढ़ाना। अगला प्रश्न देखिए, आपके प्रिय स्वतंत्रता सेनानी। आप किस स्वतंत्रता सेनानी के कार्यों व विचारों से प्रभावित हैं? कारण सहित लिखिए और अभिनय यानी रोल प्ले करते हुए उनके विचारों को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। मान लीजिए आपका प्रिय स्वतंत्रता सेनानी है चंद्रशेखर आजाद, ठीक है? और उनसे प्रभावित होने के क्या कारण हैं कि आप उनसे इतने प्रभावित क्यों हैं? वो आपके प्रिय स्वतंत्रता सेनानी क्यों हैं? कि मैं चंद्रशेखर आजाद के साहस, निडरता और देशभक्ति से बहुत प्रभावित हूँ। वे अपने जीवन में स्वतंत्रता के लिए किसी भी खतरे से नहीं डरे और हमेशा न्याय और आज़ादी के लिए लड़ते रहे। उनका यह संदेश है कि देश और समाज के लिए अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष में 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारे के माध्यम से आह्वान किया था। स्वाधीनता संग्राम के दौरान और भी बहुत से नारे दिए गए। ये नारे स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस, निर्भीकता और देशभक्त प्रेम को दर्शाते हैं। अब नीचे स्तंभ 1 में कुछ नारे दिए गए हैं। नारों के सामने लिखिए कि यह किसके द्वारा दिया गया। आप पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको नारा दिया गया है। यहाँ पर आपको स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखना है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने यह नारा दिया। तो पहला नारा देखिए, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है? तो यहाँ पर खाली जगह में आप लिखेंगे बाल गंगाधर तिलक। फिर अगला देखिए, करो या मरो। ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तो अगला नारा है, मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। तो ये नारा दिया था चंद्रशेखर आजाद ने। अगला देखिए, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो ये नारा दिया था भगत सिंह ने। अगला देखिए, पूर्ण स्वराज। ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है? अब अगला प्रश्न है परियोजना कार्य। आप सभी राज्यों के स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में पढ़कर उनमें से 10 महिला एवं 10 पुरुष स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों का संग्रह करके एक संग्रहिका तैयार कीजिए। चित्रों के नीचे उनके विशेष योगदान के बारे में एक दो वाक्य भी लिखिए। अपनी संग्रहिका तैयार करते समय ध्यान रखिए कि आप किसी भी राज्य से एक से अधिक व्यक्ति ना चुनें। तो आपको क्या करना है? 10 महिला और 10 पुरुष स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र लेने हैं, उन्हें चिपकाना है, ठीक है? एक फाइल ले लीजिए, उस पे चिपकाइए और उसमें उनके बारे में एक दो वाक्य आपको लिखने हैं। लेकिन सभी स्वतंत्रता सेनानी अलग-अलग राज्यों से होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है कि जैसे पुरुष स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह लिख दिया अपने नाम, और वे पंजाब से थे और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे और शहीद आजम के नाम से प्रसिद्ध थे। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश से, स्वतंत्रता संग्राम में निडरता का प्रतीक और आजाद हिंद फौज में सक्रिय, ठीक है? और महिला स्वतंत्रता सेनानियों में रानी लक्ष्मीबाई मध्य प्रदेश से,
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता दिखाकर झांसी की रानी के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध। और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रभक्ति की प्रतीक। ठीक है, तो दो पुरुष स्वतंत्रता सेनानी और दो महिला स्वतंत्रता सेनानी के उदाहरण आपको यहाँ पर दिए गए हैं, बाकी के आप खुद से खोजकर लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न है झरोके से। आपने जो पाठ पढ़ा है उसमें सुभाष चंद्र बोस तरुणों से अपने सपनों की बात करते हैं। अब आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पत्र पढ़िए जिसमें उन्होंने गृह और कुटीर उद्योग पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। गृह उद्योग के विषय में नेताजी का एक पत्र। तो आइए इस पत्र को पढ़ते हैं। मुझे जहाँ तक याद है मैं मात्र एक बार पॉलीटेक्निक में गया था। पॉलीटेक्निक के सभी कामों में एकमात्र बेंत का काम अथवा मिट्टी के खिलौने बनाने का काम हमें गृह उद्योग के रूप में चलाना होगा। अब यदि अंत में मिट्टी के खिलौने बनाने का काम चलाने का प्रस्ताव हो तो कोई भी कुछ दिनों में ही यह काम सीख सकता है। खर्च कुछ भी नहीं लगेगा और हम जब गृह उद्योग प्रारंभ करेंगे तब मात्र रंगों के लिए कुछ नगद रुपए खर्च होंगे, इसके अलावा बहुत कम खर्च होगा। एक बात मेरे मन में बार बार उठती रहती है, पहले भी शायद इस विषय में मैंने लिखा है। सीप के बटन तैयार करना। बंगाल के बहुत से गांव में यह काम घर घर में हो रहा है। गरीब गृहस्थों के घरों में स्त्री पुरुष अपनी फुर्सत यानी खाली समय में यह काम करते रहते हैं। किसी एक कार्यकर्ता को बहुत कम समय में यह काम सिखाया जा सकता है अथवा यह काम जानने और सिखाने वाले एक नए कार्यकर्ता को आप लोग नियुक्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पत्थरों के ऊपर घिसकर बटन बनाया जाता है। मुझे लगता है कि पत्थरों के ऊपर घिसकर बटन बनाया जा सकता है। हम चाहें तो बना सकते हैं, सिर्फ पतला कोई यंत्र हो जिससे छेद किया जा सके। इसके अलावा गोल काटने के लिए एक धारदार यंत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। समिति की ओर से कुछ यंत्र और एक बोरा सीप मंगा कर ही यह काम प्रारंभ किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। काम सहायता प्रार्थियों में आबंद रहेगा, किंतु एक बार कारगर होने पर आप देखेंगे कि गरीब परिवार अपनी आय बढ़ाने के लिए यह काम स्वयं आरंभ कर देगा। समिति सिर्फ सस्ते दामों में रॉ मटेरियल आदि जुटा देगी और तैयार वस्तुओं को अधिक दामों में बेचने की व्यवस्था करेगी। यह काम आरंभ करना पड़ा तो पहल इसके लिए बहुत अधिक समय देना होगा। बंगाल में बटन निर्माण गृह उद्योग के रूप में ही चल रहा है। बहुतों का ख्याल है कि बंगाल के बटन फैक्ट्री में बनते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। गांव देहात के घर घर में फुर्सत के समय, यहाँ तक कि रसोई के समय में से बचे खाली समय में भी स्त्रियां यह काम करती रहती हैं, इसलिए इतने सस्ते में यह बटन मिलते हैं। और यह पत्र जो है दक्षिण कलकत्ता सेवक समिति के उप मंत्री श्री अनिल चंद विश्वास को मांडले जेल से लिखे गए सुभाष चंद्र बोस के पत्र से, यानी कि यह पत्र जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने दक्षिण कलकत्ता समिति के उप मंत्री श्री अनिल चंद विश्वास को जेल में से लिखा था। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, पॉलीटेक्निक का अर्थ होता है एक ऐसा संस्थान जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है साझी समझ। उपर्युक्त पत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गृह और कुटीर उद्योग की बात की है। यह पत्र देश की स्वतंत्रता से पहले लिखा गया था। अपने आसपास के गृह एवं कुटीर उद्योगों के विषय में अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। हमारे आसपास के गृह एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और बुनाई। हस्तशिल्प जिसमें हाथ से बनी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। कुछ गांव और शहरों में महिलाएं और
पुरुष हाथ से कपड़े, कालीन, कढ़ाई वाले उत्पाद बनाते हैं। अगला है मिट्टी या पोटरी के खिलौने। स्थानीय पोटरी में मिट्टी के बर्तन, खिलौने और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। अगला सीप या कागज के बटन। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बटन, मोती या अन्य छोटे उत्पाद बनाकर बेचती हैं। अगला घरेलू भोजन या अचार पकवान। छोटे पैमाने पर घर से बना खाना, अचार या मिठाइयाँ बाजार में बेची जाती हैं। इनके अलावा और भी बहुत से गृह और कुटीर उद्योग हैं, उनके बारे में भी आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है खोजबीन के लिए। नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी का प्रयोग करके आप सुभाष चंद्र बोस पर आधारित फिल्म देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पर जाकर आप सुभाष चंद्र बोस जी पर फिल्माई गई फिल्म देख सकते हैं और आज़ाद हिंद फौज के विषय में और अधिक जानकारी जुटाइए और अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। आपको इंटरनेट की सहायता से या पुस्तकालय या अपने शिक्षक की सहायता से आज़ाद हिंद फौज के विषय में और अधिक जानकारी एकत्रित करनी है और अपनी कक्षा में सबके सामने प्रस्तुत करना है। तो ये थे पाठ 10 तरुण के स्वप्न के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।